हेलो दोस्तों, नमस्कार। गणित के चैनल वे ऑफ मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। अपन हल करवा रहे थे बीकानेर डिवीजन की जो परिचालन विभाग की शंटिंग मास्टर की जो वैकेंसी थी, उसका लेवल 4 का जो पेपर था 8 जनवरी 2022 का, उसका कुछ भाग मैंने पिछले वीडियो में हल करवा दिया था और शेष भाग जो तीसरा वीडियो है, लास्ट भाग, वो मैं इस वीडियो में हल करवा रहा हूं। ध्यान रहे, प्रश्न संख्या 1 से 40 तक पहले वीडियो में हल करवा दिया और 41 से 80 तक उसके दूसरे वीडियो में हल करवा दिया। उनके लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वो आप देख लेना। और 81 नंबर के प्रश्न से अब इसमें हल करवा रहे हैं। देखो, 8 जनवरी 2022 को जो शंटिंग मास्टर का पेपर लगा था, उसका पेपर हल करवा रहे थे। 81वां नंबर का प्रश्न है, वो है सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में स्थित है। ध्यान रहे, एसओजी सूरतगढ़ थर्मल पावर एसटीपीपी है, वो राजस्थान में स्थित है, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, गुजरात में नहीं। ध्यान रहे, एनडब्ल्यूआर है, वो गुजरात राज्य में नहीं है। एंड अब इससे एक प्रश्न भी और दूसरा भी प्रश्न बनता है कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि निम्न में से एनडब्ल्यूआर का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो इन चारों राज्यों में आता है, बिल्कुल मैंने देखा है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। ध्यान रहे, एनडब्ल्यूआर का विस्तार पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, गुजरात में एनडब्ल्यूआर का विस्तार नहीं है। और सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में है, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में नहीं है। नंबर 82 का प्रश्न देखो, पटाखों का रंग कैसा होता है। पटाखे को डेटोनेटर कहते हैं अंग्रेजी में पटाखे को क्या कहेंगे, डेटोनेटर कहेंगे। पटाखे का रंग, और सभी ने लगाया है पटाखे का रंग होता है लाल। पटाखे का रंग होता है लाल होता है। ध्यान रहे, पटाखे की सामान्यतः उम्र होती है 5 वर्ष, लेकिन इसको 1+1+1 करके 8 वर्ष तक यूज किया जा सकता है। पटाखे के यदि आपकी सामान्य उम्र आएगी तो 5 वर्ष लिखेंगे, और यदि उत्तर में इस तरीके से हो 5+1+1+1, तो आप 5+1+1+1 को सही मानेंगे। पटाखे की का रंग होगा लाल, इसलिए 82 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा बी, और उसका उत्तर होगा लाल। ध्यान रहे, पिछले वीडियो में आपको 22 फरवरी 2022 का संट मास्टर का पेपर भी हल करवाया, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। 83 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा, इसलिए 83 नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा ए। 83 नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा ए। भारत की रेल का स्लोगन राष्ट्र की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। 84 नंबर का प्रश्न है, वो है राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री, सब जानते हैं राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान मिस्टर अशोक गहलोत। इसका 84 के नंबर का प्रश्न का उत्तर रहेगा बी, अशोक गहलोत। 85 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शहर राजस्थान में स्थित नहीं है। ध्यान रहे, नागौर राजस्थान का जिला है, पाली राजस्थान का जिला है, दौसा राजस्थान का जिला है, आगरा, लेकिन आगरा यूपी का जिला है, आगरा उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और आगरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी है, ताजमहल है, इसमें ताजमहल है, जो विश्व के अजूबा है उसमें सम्मिलित किया गया है आगरा के ताजमहल को। तो आगरा हमारे राजस्थान का एक शहर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जिला है। 86 नंबर का प्रश्न देखेंगे, कौन सा अच्छा, रेलवे का सबसे ज्यादा आय किस मद से प्राप्त होती है। रेलवे को सबसे ज्यादा आय किस मद से प्राप्त होती है, इसका उत्तर रहेगा ए, माल भाड़े से। किसका उत्तर रहेगा ए, माल भाड़े से। और 87वें प्रश्न का देखो, वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री का क्या नाम है। ध्यान रहे, 5 मार्च को जो गुड्स गार्ड का पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था, वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री। और मैं आपको कहता हूं कि रेल मंत्री और महाप्रबंधक और डीआरएम और सीनियर डीओ, ये प्रश्न तो हर परीक्षा में आते हैं, चारों के चारों प्रश्न है, उसमें से पूरे के आने के चांस रहते हैं। सीनियर डीओ का नाम आएगा, अपने डीआरएम का नाम आता है, अपने जीएम का नाम आता है, और रेल मंत्री का नाम आता है। इसलिए ये नाम तो आप अपने हमेशा विभागीय परीक्षा देने जाओ तब याद रखना है। वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री का नाम श्री अश्विनी वैष्णव है। ध्यान रहे, जीएम का नाम क्या है, जीएम का नाम है विजय शर्मा, जो महाप्रबंधक है उत्तर पश्चिम रेलवे के, उनका नाम है विजय शर्मा। और हमारे डीआरएम का नाम है, बीकानेर मंडल के डीआरएम का वर्तमान में जो राजीव श्रीवास्तव, वर्तमान में बीकानेर डिवीजन के डीआरएम का नाम है श्री राजीव श्रीवास्तव। और सीनियर डीओम जयप्रकाश। देखो 87वें प्रश्न का उत्तर रहेगा श्री अश्विनी वैष्णव रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 88 नंबर का प्रश्न रहेगा, पावर ब्लॉक
पावर ब्लॉक के दौरान कौन सी गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। अब पावर ब्लॉक के दौरान कौन सी गाड़ियां चलाई जा सकती है, मैं बहुत अच्छी तरह पावर ब्लॉक को क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि अभी तक हमारे बीकानेर डिवीजन में ऐसा कोई काम नहीं पड़ा था, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रीफाई सेक्शन नहीं थे। अब इलेक्ट्रीफाई सेक्शन हो गए और पावर ब्लॉक इलेक्ट्रीफाई सेक्शनों में ही लिए जाते हैं। ध्यान रहे, अपने वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना, ठीक है। इससे अगले वीडियो में 5 मार्च को जो पेपर हुआ था उसका हल करवाऊंगा। अगला वीडियो इसके नेक्स्ट वीडियो के 12 घंटे बाद ही आएगा, ठीक है। 88 नंबर का प्रश्न है, पावर ब्लॉक के दौरान कौन सी गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। ध्यान रहे, पावर ब्लॉक के दौरान विद्युत इंजन चालित गाड़ियां नहीं चलाई जा सकती हैं। तो कौन सी चलेंगी, विद्युत इंजन चालित नहीं चलेगी। ए व ब दोनों, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, इसलिए कौन सा सही होगा, डीजल इंजन चालित। पावर ब्लॉक में डीजल इंजन चालित गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। अब मैं आपको पावर ब्लॉक बड़े सरल शब्दों में क्लियर करवा देता हूं कि पावर ब्लॉक के साथ में यदि ट्रैफिक ब्लॉक भी लिया जाएगा, पावर ब्लॉक के साथ में यदि ट्रैफिक ब्लॉक भी लिया जाएगा तो गाड़ियों का संचालन नहीं किया जा सकता है। यदि पावर ब्लॉक ले रखा है और उसके साथ में ट्रैफिक ब्लॉक भी लिया जाएगा तो आप गाड़ियों का संचालन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, डीजल इंजन से जो गाड़ियां चलती हैं, यदि जो गाड़ी डीजल इंजन से चलती हैं उन गाड़ियों को आप सतर्कता आदेश जारी करेंगे कि इस सेक्शन का पावर ब्लॉक लिया हुआ है। जो डीजल इंजन से जो गाड़ियां यदि पावर ब्लॉक आपने ले रखा है तो आपको डीजल से जो गाड़ियां चलने वाली हैं उनको सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा। दूसरा, यदि ब्लॉक के दौरान आपने यदि पावर ब्लॉक ले रखा है, यदि पावर ब्लॉक ले रखा है तो ब्लॉक के दौरान टावर वैगन को कार्य करने के लिए यदि जाना है तो आप लाइन क्लियर पे चलाओगे। पावर ब्लॉक यदि आपने लिया हुआ है और उसके अंदर टावर वैगन को कार्य करने के लिए जाना है तो आप उसको लाइन क्लियर पर ही चलाओगे। दूसरा, ब्लॉक के दौरान यदि पावर ब्लॉक के दौरान कार्य को बिना टावर वैगन के ही किया जाए, बिना टावर वैगन का मतलब है सीडी के द्वारा करेगा कोई कर्मचारी, तो ब्लॉक बैक या ब्लॉक फॉरवर्ड की कार्रवाई आवश्यक है। देखो, मैंने 4 चीज बताई हैं आपको कि पावर ब्लॉक के साथ ट्रैफिक ब्लॉक भी लिया जाएगा तो गाड़ियों का बिल्कुल भी संचालन नहीं होगा। और प्रश्न में है, पावर ब्लॉक के दौरान कौन सी गाड़ियां चलाएंगी। केवल पावर ब्लॉक लिया जाएगा तो डीजल इंजन संचालित गाड़ियां चलाई जाएंगी, और पावर ब्लॉक और ट्रैफिक ब्लॉक दोनों लिया जाएगा तो रेलगाड़ियों का संचालन नहीं किया जा सकता। डीजल इंजन से चलने वाली गाड़ियों को सतर्कता आदेश के साथ भेजा जाएगा जब पावर ब्लॉक लिया जाएगा। और यदि पावर ब्लॉक के दौरान यदि आपको टावर वैगन की जरूरत पड़ गई कार्य करने की तो लाइन क्लियर पर भेजा जाएगा। और नेक्स्ट है, यदि ब्लॉक कार्य के दौरान, यदि ब्लॉक के दौरान कार्य बिना टावर वैगन के कोई सीडी लगा के कर्मचारी करेगा तो आपको ब्लॉक बैक या ब्लॉक फॉरवर्ड की कार्रवाई की जाएगी। आपका 88 नंबर का पावर ब्लॉक का चैप्टर क्लियर है। 89 नंबर का प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित कौन सा भाग है। ध्यान रहे, 17वां भाग है। भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित कौन सा भाग है। भारतीय संविधान की भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, और ये भी राजभाषा का उल्लेख किया गया है वो भी 343 से 351 के अनुच्छेद में, अनुच्छेद 343 से 351 अनुच्छेद के दौरान। 90 नंबर का प्रश्न है, राजल देसर आरजेआर किस स्टेशन का कोड है। आरजेआर है राजल देसर का कोड है। आरजेआर राजल देसर का कोड है। राजियासर का कोड रहेगा आरजेएस, राजियासर का कोड रहेगा आरजेएस। रामसिंहपुर का कोड रहेगा आरएमएसआर, और रतनगढ़ का कोड रहेगा आरटीजीएच रहेगा, ठीक है। 91 नंबर का प्रश्न देखेंगे, बीकानेर मंडल के वर्तमान वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सीनियर डीओम का नाम है। सीनियर डीओम का नाम तो सब जानते हैं, श्री जयप्रकाश। ध्यान रहे, श्री सुनील कुमार पहले क्या थे, मुख्य संरक्षा, अपने डिवीजन के मंडल संरक्षा अधिकारी थे। श्री जयप्रकाश वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक हैं। जीएम है श्री विजय शर्मा, और अपना डिवीजन का जो डीआरएम है वो है वर्तमान में श्री राजीव श्रीवास्तव, ठीक है। 92 नंबर का प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश में है। बड़े आसानी से क्लियर करवा देता हूं आपको कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश में है। देखो, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करवा देता हूं। चीन है। चीन का देखो, विश्व में जो रेलवे नेटवर्क के हिसाब से वो सबसे पहला नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका का। दूसरे नंबर पर चीन का, तीसरे नंबर पर
रशिया का, तीसरे नंबर पर इसमें नहीं है रशिया का, और चौथे नंबर पर भारत का, चौथे नंबर पर भारत का, भारत का चौथे नंबर का नेटवर्क है। कैसे है ये भी बता देता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.5 लाख किलोमीटर लंबी रेल है, 2.5 लाख किलोमीटर लंबी रेल है। चीन में 1 लाख रेल की लंबाई है, चीन में 1 लाख है, रशिया में 85,000 और हमारे भारत में 65,000 किलोमीटर रेलवे लाइन की लंबाई है। भारत में 65,000 किलोमीटर रेलवे लाइन की लंबाई है। ध्यान रहे भारत में कितने जोन है, भारत में रेलवे के 17 जोन है और सीआरएस 9 सीआरएस बैठते हैं भारत में। भारतीय रेल में कुल 17 जोन है और 9 सीआरएस क्षेत्र हैं। भारतीय में 9 सीआरएस क्षेत्र है। हमारा ध्यान रहे एनडब्ल्यूआर पश्चिमी सीआरएस के अंडर में आता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ। भारत में 17 जोन है। अब ये भी क्लियर देखो आप कि भारत में प्रतिदिन औसत 19,000 ट्रेनें चलती हैं। भारत में प्रतिदिन औसत 19,000 ट्रेनें चलती हैं, 12,000 पैसेंजर और 7,000 गुड्स ट्रेन चलती हैं भारत में, और भारत का चौथा स्थान है। 93 नंबर का प्रश्न है, उसका देखेंगे अपन। ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज, देखो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मैंने पिछले 22 फरवरी का एक पेपर हल करवाया था पिछले वीडियो में, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और 8 जनवरी का जो पेपर था उसके 2 वीडियो पहले बना रखे हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और नेक्स्ट जो 5 मार्च का स्टेशन गुड्स गार्ड वाला पेपर है वो भी मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। 93 नंबर का प्रश्न है, ब्रॉड गेज की चौड़ाई। अब ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है, इसका उत्तर रहेगा 1676। इसका उत्तर रहेगा ब्रॉड गेज का 1676 mm, यानी 5 फीट और 6 इंची, 5 फीट और 6 इंची। अब मैं दूसरी चीज देखो आप, मीटर गेज की चौड़ाई 1000 mm होती है। मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1000 mm होती है मीटर गेज की चौड़ाई, यानी कि 3 फीट 3 सही 3/8 इंच, 3 फीट 3 सही 3/8 इंच होती है मीटर गेज की। दूसरा एक नैरो गेज और होता है। नैरो गेज की जो चौड़ाई होती है 762 mm की होती है। नैरो गेज की जो चौड़ाई होती है वो 762 mm की होती है, 2 फीट और 6 इंच की, 2 फीट और 6 इंच। इसका मतलब ब्रॉड गेज का जो उत्तर हुआ, रेल लाइन की चौड़ाई हुई, वो हो गई 1676 mm की, 1676 mm की। अगला प्रश्न देखेंगे अपन, 94 नंबर का प्रश्न है। 94 नंबर का प्रश्न है, उसमें देखेंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब, अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ध्यान रहे इसका उत्तर रहेगा ए, 24 दिसंबर को। इसका उत्तर रहेगा ए, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। अब जो आगे डेट दे रखी है मैं उसका कुछ बता देता हूं आपको। 22 दिसंबर को क्या होता है? देखो 22 दिसंबर को रेलवे में इंपॉर्टेंट डे है 1851। 22 दिसंबर 1851 में देश की पहली मालगाड़ी चलाई गई थी। 22 दिसंबर 1851 में देश में पहली मालगाड़ी, और वो कौन से स्टेशन से? रुड़की से चलाई गई थी। यूपी में है रुड़की से चलाई गई थी। 22 दिसंबर 1800 दिल्ली में है। 22 दिसंबर 1851 में देश की पहली मालगाड़ी रुड़की से चलाई गई थी। 24 अक्टूबर का ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है रेलवे में। 22 अक्टूबर का देखेंगे, 22 अक्टूबर का इंपॉर्टेंट है कि उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल को राष्ट्र को समर्पित की थी। 22 अक्टूबर इसलिए फेमस है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नांगल, उसको राष्ट्र को समर्पित किया था। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का उत्तर रहेगा 24 दिसंबर। 94 का उत्तर रहेगा ए। 95 नंबर के प्रश्न में देखेंगे, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? ऐसे रेल मंत्री जिन्होंने रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा दे दिया। 95 प्रश्न में लाल बहादुर शास्त्री रहेंगे, लाल बहादुर शास्त्री। 95 प्रश्न का उत्तर रहेगा बी, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं, ठीक है। 96 नंबर का प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग, इसको अच्छी तरह मैं देखो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं आपको कोंकण रेल मार्ग का। कोंकण रेल मार्ग का उत्तर तो बी रहेगा, पश्चिमी घाट। उत्तर रहेगा बी, पश्चिमी घाट। अब देखो, कोंकण रेलवे भारत की एक वाणिज्यिक राजधानी जो मुंबई है उससे मंगलोर को जोड़ती है। कोंकण रेलवे भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को बेंगलोर से जोड़ती है। इसकी लंबाई
कोंकण रेलवे की लंबाई 736 किलोमीटर है। 736 किलोमीटर है। देखो ये 3 स्टेटों को जोड़ती है, 3 राज्यों को जोड़ते हुए चलती है, महाराष्ट्र से गोवा और कर्नाटक। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक 3 राज्यों को जोड़ती है कोंकण रेल मार्ग। कोंकण रेल मार्ग महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इस पर 2000 पुल हैं और 92 सुरंग हैं। कोंकण रेल मार्ग है, उस पर 2000 तो पुल हैं। 736 किलोमीटर में 2000 तो पुल हैं और 92 सुरंग हैं। ध्यान रहे, इसकी मंजूरी 15 सितंबर 1990 में मिली थी। 15 सितंबर 1990 में मिली थी। इसके निर्माण की जिम्मेदारी डॉक्टर ई श्रीधरन को बनाया गया था, इसका डायरेक्टर। इस रेल का निर्माण डॉक्टर ई श्रीधरन के डायरेक्शन में हुआ था। इसका जो निर्माण है वो डॉक्टर ई श्रीधरन को जानते हो क्या? दिल्ली मेट्रो वाले जो मेट्रो मैन थे वो ई श्रीधरन ही थे। दिल्ली की जो मेट्रो की जो रूपरेखा तैयार की थी वो ई श्रीधरन के द्वारा ही तैयार की गई थी। तो कोंकण रेलवे की लंबाई 736, ये राजधानी हिंदुस्तान की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई से बंगलौर को जोड़ती है। 2000 पुल और 92 सुरंग है। इसकी मंजूरी 15 सितंबर 1990 में मिल गई थी और इसका निर्माण दिल्ली मेट्रो वाले मेट्रो मैन श्रीधरन के डायरेक्शन में ही इसका निर्माण हुआ था। 97 नंबर का प्रश्न देखेंगे, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किस वर्ष में हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण, और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 में। 97 नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा ए, 1950। भारतीय रेल, देखो मैं बताऊं आपको कि भारतीय रेल आज के तारीख में, आज के दिन एशिया की सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल का आज की तारीख में एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारतीय रेल। दूसरा, इसकी ये एकल प्रबंधन के तहत संचालित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। एकल प्रबंधन के तहत संचालित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसका राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। 98 नंबर का प्रश्न देखेंगे, केंद्र द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलेगी? सुशासन एक्सप्रेस चलेगी ग्वालियर, लेकिन गोंडा दे रखा है इसमें। वैसे गोंडा तक नहीं, बलरामपुर तक चलेगी ये। केंद्र सरकार द्वारा की गई जो सुशासन एक्सप्रेस है वो ग्वालियर से बलरामपुर तक चलेगी, और लेकिन बलरामपुर गोंडा डिवीजन में है। बलरामपुर गोंडा डिवीजन में, इसलिए इसका बी आंसर सही रहेगा कि ग्वालियर से बलरामपुर चलेगी, ग्वालियर से गोंडा सही रहेगा, बलरामपुर गोंडा डिवीजन में है। 99 नंबर का प्रश्न देखेंगे, इसे किसी से अछूता नहीं है, सब जानते हैं इसको। कोविशील्ड क्या है? बीमारी है क्या ये? कोविशील्ड क्या है? ए सही रहेगा, कोविशील्ड एक टीका है। कोविशील्ड एक टीका है। 100 नंबर के प्रश्न में देखेंगे, गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ है? ये जीके का प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इसलिए 100 नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा बी। और ध्यान रहे, गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट दिल्ली में। गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट दिल्ली में। दिल्ली में इंडिया गेट और मुंबई में गेट वे ऑफ इंडिया है। 101 नंबर का प्रश्न रहेगा, बाढ़ शब्द का विलोम क्या होगा? बाढ़ शब्द का विलोम क्या होगा? और इसका उत्तर रहेगा सूखा, बी। 101 नंबर का प्रश्न का उत्तर रहेगा सूखा। 101 नंबर के प्रश्न में उत्तर रहेगा सूखा, बी सही रहेगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे, 102 नंबर का प्रश्न देखो। 102 नंबर का प्रश्न मैथ का है, रीजनिंग का। नीचे दी गई श्रेणी में छूटी हुई संख्या बताइए। नीचे दी गई श्रेणी में छूटी हुई संख्या बताइए। 1, 1.5, 2.5, 4, यह ज्ञात करना है संख्या। फिर 8.5 और 11.5। देखो इसको कैसे हल करेंगे। ये हमारा प्रश्न है 1, 1.5, 2.5, 4 और प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर 8.5 और 11.5। देखो देखेंगे इन दोनों के अंदर कितना अंतर है। 1 में और 1.5 में केवल 0.5 का, ये 1 और ये 1.5। ठीक है, 1.5 में और 2.5 में कितना अंतर है? 1 का। ठीक है, ये 1.5 और ये 2.5। 2.5 में और 4 में कितना अंतर है? 2.5 और 4 में 1.5 का, 1.5 का। इसका हमको ज्ञात नहीं किया जा सकता है और इसका हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ध्यान रहे, इन दोनों का अंतर कितना है? 8.5 और 11.5 में 9, 10 और 11 3 का अंतर है। बताओ, यहां तक समझ में आ गया? 1 और 1.5 में अंतर रहेगा 0.5 का, 1.5 और 2.5 में अंतर रहेगा 1 का, 2.5 और 4 में अंतर रहेगा 1.5 का,
और 8.5 और 11.5 में अंतर रहेगा 3 का। अब देखो इसमें और इसमें अंतर कितना है, 0.5 में और 1 में अंतर कितना है, 0.5 का। 0.5 में और 1 में अंतर, 0.5 का मतलब आधा और 1 का मतलब 1, आधे का अंतर है 0.5 का। 1 में और 1.5 में कितना अंतर है, वही 0.5 का, ये 1 और ये 1.5, ठीक है। इसका यहाँ दोनों का अंतर नहीं दिया गया इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, और इन दोनों का अंतर नहीं दिया गया इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों का अंतर नहीं दिया गया इसलिए हम इसको छोड़ दिया। देखो ध्यान रहे 0.5 का अंतर है यहाँ। 1.5 में यहाँ भी 0.5 यदि हम जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा, 1.5 में 0.5 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ 2 में भी 0.5 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना प्राप्त होगा, 2.5 प्राप्त होगा, और 2.5 में यदि 0.5 जोड़ेंगे तो ये 3 प्राप्त हो गया। बताओ सीक्वेंसी है कि नहीं है, बिल्कुल सीक्वेंसी है, सब में 0.5 जोड़ रखे हैं, सब में 0.5 जोड़ रखे हैं। अब देखो 1 में 0.5 जोड़ा 1.5 आ गया, 1.5 में 1 जोड़ा 2.5 आ गया, 2.5 में 1.5 जोड़ा 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएंगे, और 6 में 2.5 जोड़ेंगे 8.5 आ गया, 8.5 में 3 जोड़ेंगे 11.5 आ गया। इसलिए जो अदृश्य संख्या है वो कितनी है, 6। अदृश्य संख्या कितनी है, 6। 102 नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा ए। 102 नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा ए रहेगा। 102 नंबर प्रश्न में कितना उत्तर आएगा, 6 उत्तर आएगा। शायद समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 103 नंबर का प्रश्न है, ध्यान रहे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। 103 नंबर का प्रश्न है, यात्री गाड़ी पैसेंजर ट्रेन की शंटिंग करते समय इंजन और लोड को मिलाते समय कितनी दूरी से पहले रोक दिया जाता है। यात्री गाड़ी की शंटिंग करते समय इंजन और लोड को मिलाते समय कितनी दूरी से पहले रोक दिया जाता है। इसका उत्तर रहेगा सी, 20 मीटर। इसका उत्तर रहेगा सी, और सी का उत्तर, सी का मतलब है 20 मीटर। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि हमारा पॉइंट्समैन किसी गाड़ी को शंटिंग के दौरान पास बुलाना चाहता है तो हरी बत्ती या झंडी को दाएं से बाएं घुमाएगा। पहले इस पेपर में प्रश्न भी आ चुके हैं। और यदि किसी शंटिंग के दौरान किसी लोड को दूर भेज रहा है तो ऊपर से नीचे हरी झंडी या हरी बत्ती को ऊपर से नीचे दिखाएगा, ठीक है। 104 नंबर का प्रश्न देखेंगे, सीएचसी का क्या मतलब होता है। सीएचसी का मतलब होता है चीफ कंट्रोलर। सीएचसी का मतलब होता है चीफ कंट्रोलर। 104 के उत्तर में ए रहेगा। 104 का उत्तर रहेगा ए, चीफ कंट्रोलर। 105 नंबर का प्रश्न देखेंगे, बीजी खैर किसके प्रथम अध्यक्ष थे। बीजी खैर, पहले आपको बता दूं, बीजी खैर का पूरा नाम बाल गंगाधर खैर है। बीजी खैर का पूरा नाम बाल गंगाधर खैर है, और बाल गंगाधर खैर बॉम्बे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। बाल गंगाधर खैर बॉम्बे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। अब ये प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं और रहे हैं राजभाषा आयोग के। कौन से, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे। बीजी खैर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। ध्यान रहे भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 के 1 में, भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 के 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को कितना, ध्यान रहे बीजी खैर से संबंधित प्रश्न है। यदि राजभाषा से संबंधित बीजी खैर का प्रश्न आ गया तो स्थापना का भी आ सकता है कि इसका गठन कब किया था और ये किस अनुच्छेद के तहत किया था। तो राजभाषा आयोग का गठन किया है 344 का 1 अनुच्छेद के तहत, और 7 जून 1955 को श्री बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राजभाषा आयोग का गठन किया है संविधान के अनुच्छेद 344 के 1 के तहत, और 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का श्री बीजी खैर बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में गठन किया है। और बाल गंगाधर खैर हैं वो बॉम्बे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। कि 105 का प्रश्न क्लियर है। 106 नंबर का प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। ध्यान रहे हिंदी भाषा का विकास, और हिंदी भाषा का विकास का अनुच्छेद है 351। हिंदी भाषा का विकास का, इसमें जो पुरस्कार हैं वो भी लिखे गए हैं कि हिंदी भाषा के पुरस्कार कैसे दिए जाएंगे, इसका विकास कैसे है, वो अनुच्छेद 351 में है।
ध्यान रहे 351 से में 343 से लेकर के 351 तक अनुच्छेद में भारत की हिंदी भाषा का उल्लेख है। संविधान के 343 से 351 343 से 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख है, जो संविधान के भाग 17 में है, जो संविधान के भाग 17 में है। और हिंदी भाषा का जो विकास के निर्देश दिए गए वो अनुच्छेद 351 के में दिए गए हैं। 107 नंबर का प्रश्न देखेंगे, विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि हमारी हिंदुस्तान की देवनागरी लिपि। विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि हिंदुस्तान की देवनागरी लिपि, ये उत्तर डी रहेगा। ध्यान रहे डी, देवनागरी जो विकास लिपि है उसका जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ मानते हैं। जो देवनागरी लिपि है उसका विकास, एक प्रश्न भी था 12 ये फरवरी में जो पेपर लगा था 12 फरवरी का, उसमें प्रश्न भी था कि देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और ये ब्राह्मी लिपि है एक वो ध्वन्यात्मक लिपि मानी गई है। ब्राह्मी लिपि एक ध्वन्यात्मक लिपि मानी गई है, जो रोमन, अरबी और चीनी, ये जो 2-3 भाषाएं, रोमन, अरबी और चीनी, जो इन भाषाओं, ये प्रचलित भाषाओं में सबसे वैज्ञानिक लिपि है। ब्राह्मी लिपि को एक ध्वन्यात्मक लिपि माना गया है, जो रोमन, अरबी, चीनी आदि जो प्रचलित लिपियां हैं उनमें एक सबसे वैज्ञानिक लिपि है। तो इसलिए विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि देवनागरी लिपि को माना गया है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि सबसे वैज्ञानिक लिपि है और उससे विकास हुआ है देवनागरी लिपि का। ठीक है, 108 नंबर का प्रश्न देखेंगे, विश्व का पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ध्यान रहे पहला विश्व विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 में, 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 तक नागपुर में हुआ। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ, उत्तर रहेगा इसका सी। 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ। इसका जो आयोजन था वो राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के द्वारा तत्वाधान में हुआ, वर्धा। इसका जो आयोजन है राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के तत्वाधान में हुआ। प्रचार हुआ जो वो इसका सम्मेलन का आयोजन हुआ जो राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के तत्वाधान में हुआ। और उस समय 1975 में राष्ट्रीय आयोजन समिति के जो अध्यक्ष थे, इसका आयोजन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे बीडी जत्ती, जो भारत के उपराष्ट्रपति थे। पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे बीडी जत्ती, जो उपराष्ट्रपति थे उस समय उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, 109 नंबर का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से पॉइंट को लॉक करने का तरीका कौन सा है? पॉइंट को लॉक करने का तरीका, कांटे को लॉक करने का, रेलवे वाला है। क्वार्टर बोल्ट एवं पैडलॉक बिल्कुल सही है, क्लैंप और पैडलॉक बिल्कुल सही है, प्लंजर लॉक बिल्कुल सही है, इसलिए 109 का उत्तर रहेगा डी। यानी सारे के सारे ये हैं वो है पॉइंट को लॉक करने के तरीके। 110 नंबर का प्रश्न जो इस पेपर का अंतिम प्रश्न है, भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो, हिटमैन किसको कहते हैं? रोहित शर्मा का उपनाम है। हिटमैन रोहित शर्मा का उपनाम है। टर्मिनेटर इसी का उपनाम है। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह का टर्मिनेटर। दादा सौरव गांगुली को कहेंगे। जंबो अनिल कुंबले को कहेंगे। हिटमैन कहेंगे रोहित शर्मा को, टर्मिनेटर कहेंगे हरभजन सिंह को, दादा का नाम है गांगुली का, सौरव गांगुली का, और जंबो कहते हैं अनिल कुंबले को। ठीक है, ये पेपर कंप्लीट है आपका। और अगले वीडियो में जो 5 मार्च 2022 को जो पेपर हुआ था स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड का, उस पेपर का हल लेकर के मैं जल्दी ही हाजिर होऊंगा। बेस्ट ऑफ लक। ध्यान रहे अपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जिनने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ फिर पेश होंगे कुछ ही घंटे बाद।